नमस्कार, मैं वकील अहमद। आप देख रहे हैं नेशन वन के ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में आज मेरे मेहमान हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित यादव जी। अमित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अमित जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये आता है कि इस वक्त प्रदेश के अंदर जो मलिन बस्तियों को लेकर एक गहमा गहमी और एक राजनीति चल रही है, उसको सियासत को गरमा जा रहा है, न कि उनके लिए कुछ किया जा रहा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का अपना क्या स्टैंड है, क्या कुछ करने जा रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी जो मलिन बस्तियों के साथ है, इसमें बीजेपी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है, जो कि वो नाकारा साबित होगी। आप जानते हैं, ये 1938 का नक्शा लेके जा रहे हैं वहाँ पे कि यहाँ पे अवैध निर्माण हुआ। ठीक है। वही अवैध निर्माण इन्होंने नक्शा पास भी किया, एमडीडीए से नक्शा पास हुआ, उसके बाद वहाँ पे मकान बना, तब भी ये बोल रहे हैं कि अवैध निर्माण है। तो ये बीजेपी अपना दोहरा चरित्र यहाँ पे दिखा रही है वोट पाने के लिए। आप जानते हैं नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, उन सभी को लेके ये बीजेपी ने लोगों को डराने का काम किया है। फिर बोल रहे हैं कि हम अध्यादेश लाएंगे, पूरी तरह से एक षड्यंत्र के तहत उनका वोट पाने के लिए ये इस तरह से बीजेपी पार्टी कर रही है। अमित जी, एक सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो बस्तियाँ हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि इन बस्तियों के में जो लोग बसे हुए हैं, इनको बसाने वाला है कौन? क्योंकि इससे पहले भाजपा भी सत्ता में रही है, कांग्रेस भी सत्ता में रही है, तो किसकी शय पर ये सब जो है ना काम होते हैं और बाद में फिर उजाड़ने की कोशिश की जाती है? देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये काम किए जाते हैं और वही उन्हें सह देते हैं, वही वहाँ पे बसाते हैं और फिर वोट पाने के लिए उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, उनका वोट लेते हैं। मैं मानता हूँ कि जो जितनी भी मलिन बस्तियाँ हैं देहरादून के अंदर, वहाँ पे उन्हें पुनः विस्थापित किया जाए सरकार द्वारा, जैसे कि सरकार बोल भी रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता सरकार इस तरह का कोई काम कर पाएगी। सरकार को अब नगर निगम चुनाव दिख रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह का अतिक्रमण की बात की है और इसलिए अब उनके अध्यादेश लाने की बात कर रहे हैं। अध्यादेश के नाम पे कुछ नहीं है, वो झूठा अध्यादेश है। हम बता देंगे आपको जब ये लाएंगे कि ये उनका मलिन बस्तियों की सेवा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक ये कि कांग्रेस सत्तासीन पिछली बार रही है, जिसमें मालिकाना हक को लेकर काफ़ी कुछ चर्चाएं भी रही और यहाँ तक कि कांग्रेस ने ये भी दावा किया था कि हम इनको मालिकाना हक दिलाएंगे, लेकिन आज मालिकाना हक मिलना तो दूर, उनको उजाड़ने की बात की जा रही है। देखिए, सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की रही हो, दोनों ही पार्टियों ने इन्हें एक वोट के रूप में यूज़ किया है। बाकी उनसे हमदर्दी कुछ नहीं है इन्हें, और किसी तरह का भी ये उनका भला नहीं कर पाएंगे। समाजवादी पार्टी का मानना है कि हम जो गरीब को अपने साथ लेके चलें, उन्हें विस्थापित कहीं करें या उन्हें रोजगार पैदा करें उनके लिए, तो ये मलिन बस्तियाँ कम हो जाएंगी। इसलिए समाजवादी पार्टी तो इसी तरफ ध्यान देती है और प्रदर्शन भी करती है टाइम टाइम पर। अच्छा, हाल ही में कुछ आपकी तरफ से जैसे ये मामला चर्चाओं में आया और कई जगह अतिक्रमण भी तोड़े जा रहे हैं और उनको नोटिस भी बहुत से लोगों को दिए हैं, तो अभी समाजवादी पार्टी ने क्या कुछ उनके हितों की रक्षा के लिए क्या कुछ किया है, क्या प्रदर्शन किया है, या आप मलिन बस्ती वालों से जाके मिले हैं, उनको सांत्वना दी है, क्या कुछ किया है आप लोगों? देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत जगह पे गई है, हम भी बहुत जगह पे गए हैं। वहाँ पे एक तो सरकार ने इन लोगों को टाइम नहीं दिया। पहली बात तो आप अगर अतिक्रमण में कोई आ रहा है तो उसे टाइम दिया जाए, नोटिस दिया जाए। बाद में नोटिस दिए कुछ लोगों को, लेकिन उससे पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमारा कहना सरकार से ये है, बस्ती की तरफ से, कि उन्हें टाइम दिया जाए और उन्हें उचित वहाँ पे मुआवजा भी दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही उनके नक्शे अप्रूव किए हैं। जब गवर्नमेंट उन्हें नक्शा अप्रूव कर रहा है तो उसे उचित मुआवजा भी दिया जाए। अगर वो अतिक्रमण में थे तो उन्होंने नक्शा पास क्यों कराई? नक्शा पास करके मकान बनाए, उसके बाद आप बोलते हैं कि अतिक्रमण में आ गई। तो क्या एमडीडीए पर सवालिया निशान है? हाँ, एमडीडीए पे ये दोनों की मिली भगत है, ये सरकार की और एमडीडीए की दोनों की आपस में कुछ साठगांठ है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, अगर हम इस बात को देखें कि मलिन बस्तियां जैसे बसा दी जाती हैं और उनको फिर मैनेज नहीं किया जाता, तो क्या वोट बैंक को तहत या फिर एक राजनीतिक फसल उनको सोचा जाता है कि इनसे वोट ले लिया जाएगा? और अभी जो अध्यादेश आया उसको किस नज़रिए से समाजवादी पार्टी देख रही है? देखिए, हम तो अध्यादेश को पूरी तरह से नकारा घोषित करते हैं, क्योंकि ये तो बस आप नगर निगम के चुनाव हो जाएंगे,
उसके बाद इनका टाइम निकल जाएगा, फिर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। ये तो बस इन्होंने एक जुमला फेंका है जो कि भारतीय जनता पार्टी करती है। इस तरह अभी हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चल रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी क्या मानती है कि ये सही हो रहा है या फिर कुछ लोगों का इसमें अतिक्रमण में पक्षपात किया जा रहा है कि किसी का गिराया जा रहा है या सबका गिराया जा रहा है, किसी का रोका जा रहा है? देखिए, माननीय हाई कोर्ट के जो आदेश है उसका हम सम्मान करते हैं। हम भी चाहते हैं कि अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन किसी को गलत परेशान नहीं किया जाए। ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार जहाँ पे सरकार के लोग हैं वहाँ पे अतिक्रमण को छूट दे रहे हैं उन्हें, और जहाँ पर दूसरी पार्टी के लोग हैं और गरीब लोग हैं उन पे अतिक्रमण पूरी तरह बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे भी दिखा रही है, दोहरा चरित्र दिखा रही है। तो इसमें आप लोगों ने कोई पहल की है कि भाई हाँ सरकार के खिलाफ कोई नारेबाजी या फिर कुछ सरकार को चेताने की कोशिश की हो? हमने सरकार के पास भी गए हैं, हम ज्ञापन भी दिया है, हमने डीएम महोदया को ज्ञापन भी दिया है, और मौके वारदात पे भी गए हैं जहाँ पे अतिक्रमण हटाया जा रहा था। वहाँ उनके पास ना तो कोई नोटिस था, ना उन्हें पहले कोई इन्फॉर्म किया गया, और एक साथ आए वहाँ पे, बोले कि आपका घर तोड़ा जाएगा ये, और सामान उठा के बाहर करो। ऐसे थोड़ी ना होता है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जब सरकार इस सिटी में जो लोग रह रहे हैं सरकार की जिम्मेदारी है उनका ख्याल रखना। सरकार बोल रही है उनके दरवाजे पे जाके कुंडी खोले से हटाने आए यहाँ से, तो गलत है बिल्कुल। अच्छा, सरकार के जितने दावे हैं अभी जितने कि भाई हमने ये विकास किया, तो विकास के नज़रिए से आप सरकार को किस पायदान पर देख रहे हैं कि कहाँ है विकास? सरकार का कोई विकास नहीं किया। सरकार जीरो पे है, जीरो से स्टार्ट हुई थी, अभी जीरो पे ही है। एक नंबर भी मेरे नज़रों में सरकार ने नहीं पाया। आप रोज़गार की बात देख लो, रोज़गार कोई से नहीं मिला उत्तराखंड में। आप जो है जितनी भी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं देख लो और एजुकेशन सिस्टम देख लो, कितनी बुरी तरह से चरमराया हुआ है, भ्रष्टाचार का कितना बोलबाला है, और यहाँ पर जो सारी व्यवस्था है सरकार ने ध्वस्त की हुई है। यहाँ पे तो बस भारतीय जनता पार्टी, एक्चुअली दिक्कत एक है, दिक्कत ये है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है वो रिमोट वाले मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली से ऑपरेट होते हैं, जो बटन दबाओगे वही काम होगा। अपनी कार्यशैली कुछ नहीं दिखाते वो बस वहीं से ऑपरेट होते हैं, और उनकी दिल्ली में जो बैठे इनके आला कमान है, उनकी नेतृत्व पे हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया है और आगे भी ये करते जा रहे हैं इसी तरह। चलिए अमित जी, आपने दिल्ली की बात की, अगर हम दिल्ली की भी राजनीति की बात करते हैं तो एक लोकतांत्रिक देश के तहत जो राजनीति लोकतंत्र में होनी चाहिए, आप वही मानते हैं या कहीं केंद्र सरकार उससे हटकर कुछ और कर रही है? केंद्र सरकार इस देश को तोड़ने का काम कर रही है। बहुत सारे आपने अभी न्यूज़ देखी होंगी, अलवर में एक किस्सा उठा देते हैं हम। अलवर में उसे गाय को ले जा रहा था, वो सेल करके लाया, पैसे दे के लाया, पालने जा रहा था, ये हमें नहीं पता, मैं नहीं कह सकता जिम्मेदारी से, लेकिन वो लेके जा रहा था। वहाँ पे लोगों ने मारा उसे। वो जब वहाँ पे पुलिस गई तब तक वो जिंदा था। पुलिस चाहती तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देती, लेकिन पुलिस की मिली भगत से, मैं तो सीधे पुलिस पे आरोप लगा रहा हूँ, पुलिस की मिली भगत से उसे मरते हुए तड़पने दिया और गाय को उठा के ले गए। अच्छा, ये पुलिस की जो मिली भगत आप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि पुलिस की किससे मिली भगत थी? सरकार के साथ मिली भगत है। आप जानते हैं बीजेपी की जहाँ सरकार है वहाँ ऐसे ही हो रहा है। पूरे देश में अराजकता का माहौल पैदा किया हुआ है उन लोगों ने। तो जो घोषणा पत्र भाजपा की केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने अपनी घोषणाओं में, अपने घोषणा पत्र में वो बातें रखी थी, तो क्या धरातल पर आपके हिसाब से या समाजवादी पार्टी उनको किस नज़रिए से देख रही है कि कौन कौन सी उतरी हैं क्या, या खाली सिगोफाई है? ये पूरी तरह से जुमलेबाजी थी। घोषणा पत्र तो जुमलेबाजी बन के रह गया। आप बताइए, बुलेट ट्रेन कहीं चली? आप बताइए, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे थे, इलाहाबाद को कोयटा बनाने की बात कर रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने कही, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। जम्मू में आप बोल रहे थे कि धारा 370 हटाएंगे, उस पर कुछ काम नहीं किया इन्होंने। तो पूरी तरह से इनकी जो घोषणा पत्र था वो जुमलेबाजी थी, झूठ बोल के लोगों का वोट लिया, जिसकी सज़ा ये भुगतेंगे। 2019 में इनकी सज़ा उन्हें मिलने जा रही है। अच्छा, भाजपा अपनी पीठ थपथपाती है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें कि हमने जितनी भी मलिन बस्तियां हैं उनके लिए अध्यादेश लाए हैं, उनको सबको आवास दिए जाएंगे, सबको रोज़गार दिया जाएगा, तो वो अध्यादेश जो है ना, क्या है हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वकील जी, कैसा अध्यादेश? कौन सा अध्यादेश? ये सब जुमलेबाजी है। वोट पाने के लिए अध्यादेश की घोषणा करते हैं ये। चुनाव आने वाले
ये कब कौन सा अध्यादेश लाए हैं? ये झूठों की सरकार है, पूरी तरह झूठ बोलते हैं और हर चीज़ में झूठ बोलते हैं। ये प्रदेश का ध्यान बिल्कुल नहीं रख पा रहे। चारों तरफ आप देख लो, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, पलायन अभी रुका नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, ओली के मैदान हैं, मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहाँ आप टूरिज्म डेवलप कर दीजिए, लोग आएंगे। तो पर्यटन का तो दावे किए जाते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। डरते हैं उत्तराखंड के नाम से, लोग डरते हैं, उत्तराखंड में आने के लिए डरते हैं। सरकार उन्हें कोई सुविधा नहीं देती, इसलिए उत्तराखंड को बढ़ावा, पर्यटन को बढ़ावा कैसे मिलेगा? जब आप उन्हें फैसिलिटी देंगे तभी तो बढ़ावा मिलेगा। आप उन्हें पानी की व्यवस्था नहीं कर रहे, खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। आप जो है केदारनाथ में आपदा आई, वहाँ क्या हुआ, कितने घोटाले हुए। यहाँ तो उत्तराखंड को तो घोटालों की मिनी पाठशाला बना के रख दिया इन लोगों ने। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरी तरह भ्रष्टाचार का उत्पन्न करते हैं। अच्छा, ऑल वेदर रोड पर भी कुछ बता दीजिएगा। देखिए, ऑल वेदर रोड तो ये इतना बड़ा जुमला है, आगे बोल दिया कि ऑल वेदर रोड। अरे तुम उत्तराखंड का अपमान कर रहे हैं क्या? उत्तराखंड में रोड नहीं है क्या हर मौसम में जाने के लिए? जहाँ पे बर्फबारी हो रही है वहाँ पे कैसे बनेगा रोड, बताइए? सरकार झूठ बोलती है। सारे रोड तो टूटे हुए हैं। पहाड़ में जो चला गया बरसात के टाइम में वो आ ही नहीं पाया, वो फंसे पड़े हैं लोग, सरकार उन्हें मदद कर नहीं पा रही। तो पूरे देश में संदेश कैसा जाता है इन सब बातों को देखते हुए? तभी तो हमारे प्रदेश की इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही है और हमारा प्रदेश पूरी तरह से कर्जे में लिप्त हो चुका है इन मुख्यमंत्रियों की वजह से। अच्छा, भाजपा अभी जो है ना मलिन बस्तियों को लेकर एक आभार रैली भी निकाल रही थी कि भाई हमने आभार व्यक्त करेंगे, तो उसका क्या हुआ? क्या भाजपा के अंदर इतनी शक्ति है कि वो जनता का सामना कर पाए? इतनी शक्ति नहीं है भाजपा के अंदर। भाजपा ने आभार रैली जो स्थगित की, उन्हें पता था जनता वहाँ उन पे जूते बरसाने वाली है, इसलिए उन्होंने रैली को स्थगित किया। पहले जनता का आप बुरा करते, उसके बाद आभार की रैली निकालते हो। वो पूरी तरह से जुमला था, वो बंद हो गया, रैली नहीं निकली अब जो है। अच्छा, एक सवाल हमारे जहन में और है कि समाजवादी पार्टी आगे अपने आप को स्टैंड करने के लिए या मजबूत बनाने के लिए क्या रणनीति है अब आपके पास? देखिए, हमारी पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अब पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए मध्य प्रदेश में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, राजस्थान में भी गए, झारखंड में भी गए, अब उत्तराखंड में भी आ रहे हैं। तो उसके लिए हमारी पार्टी पूरी तरह से मेहनत कर रही है और हमारी पार्टी गरीबों को साथ लेके चलने की बात करती है, जो कि चल भी रही है। यूपी में आप देख लो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो भी घोषणा की थी घोषणा पत्र में, सब पूरी की। रिकॉर्ड में मेट्रो बनाई उन्होंने, रिकॉर्ड टाइम में हमने हाईवे बनाया, हमने कई लाख बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया, हमने बिजली का बिल माफ़ करने का काम किया, हमने लोहिया पेंशन योजना, लोहिया आवास योजना, बहुत सारी योजनाएं हमने चलाई जो कि हमारे मैनिफेस्टो में भी थी, वो हमने पूरा करके दिखाया। अच्छा अमित जी, एक चीज़ बताइए, समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो यहाँ के लोगों के दिलों में अभी तक क्यों नहीं चढ़ पाई? क्योंकि उत्तराखंड को बने हुए लगभग 18 साल होने जा रहे हैं, तो इसकी आप जो है ना वजह क्या मानते हैं? क्या पार्टी के अंदर ऐसा कुछ इस बात पर कोई चर्चा या कोई विश्लेषण हुआ कि अभी तक हम लोग क्यों नहीं स्टैंड कर पाए? देखिए, हमारे खिलाफ जो दुष्प्रचार इन लोगों ने किया है, लोगों के दिमाग में जो गलत चीज़ें बैठाई हैं, उसी सब को लेके लोगों का मानना है अब आगे चल के हमारी पार्टी इस्टेब्लिश होती जा रही है, लोग लाइक भी कर रहे हैं। लोग अब ये कहने लगे हैं कि उत्तराखंड जब यूपी के साथ था तब अच्छा था, अब तो भ्रष्टाचार की मिनी पाठशाला बन चुका है, तब ज़्यादा अच्छा था। यहाँ तो हर लोग जो है लूटने में लगे हैं, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, बड़ी जिम्मेदारी से जवाब दे रहे हैं, तो प्रदेश की स्थिति भी आपने जो है ना, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर बहुत सी जगह पहुँचना मुश्किल है, तो आपका भ्रमण जो है ना कहाँ कहाँ तक हुआ और क्या क्या आपने वहाँ के लोगों से बातचीत करने के बाद क्या रणनीति तैयार की कि उत्तराखंड के आखिरी गांव तक जो है ना आप समाजवाद की विचारधारा को फैलाएंगे? देखिए, भ्रमण तो हमने बहुत जिलों का किया है, हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, सब जगह जाते हैं। लेकिन जहाँ तक पार्टी को बढ़ाने की बात है, पहले हमें लोगों के माइंड को दुरुस्त करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी क्यों अच्छी है, जो कि हम बता भी रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में कितना विकास करके दिखाया है, वो हम उत्तराखंड में भी करके दिखाएंगे।
हम बता रहे हैं कि हम यहाँ पे रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, हम बता रहे हैं यहाँ हम इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे, हम बता रहे हैं यहाँ पे हम स्वास्थ्य सेवाएं उत्पन्न करेंगे, जो कि ये दोनों सरकारें नहीं कर पाई। ये सब चीज़ों को लेके बेसिक चीज़ें देखिए, जब आप किसी इंसान को बेसिक चीज़ें से वो कर देंगे तो तभी आदमी ऊपर उठेगा। अच्छा, एक मुद्दा प्रदेश के अंदर ऐसा है कि जो कभी भी गर्मा जाता है, राजधानी का गैरसैंण का। देखिए राजधानी हमारा तो स्पष्ट मानना है, जब ये राजधानी माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, जब प्रदेश अलग हुआ, कोसी समिति का गठन उन्होंने किया, उन्होंने जिक्र किया था गैरसैंण का, उन्होंने बताया था गैरसैंण राजधानी बननी चाहिए। तो ये अपना स्टैंड इस पर के गैरसैंण राजधानी बन जानी चाहिए। देहरादून डेवलप है, गैरसैंण राजधानी घोषित करे, वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, पहाड़ में लोग जाने लगेंगे, जाहिर सी बात है पहाड़ में लोग जाएंगे तो वहाँ पे विकास भी होगा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आगे चुनाव भी आने वाले हैं, तो समाजवादी पार्टी क्या अब की बार कुछ देखिए, समाजवादी पार्टी इस बार जरूर खाता खोलेगी और हमारी युद्ध स्तर पे कार्रवाई चल रही है, बूथ स्तर पे हमारी टीमें गठित की गई है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी पूरी तरह से प्लान है। इसी के लिए समीक्षा बैठक के रूप में वो करने जा रहे हैं। रुद्रपुर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे हैं और इस बार हम जो यहाँ पे नगर निगम में जरूर खाता खोलेंगे और समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद। चलिए, ये थे अमित यादव जी, प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो सवाल हमने पूछे उनका सवालों का जवाब दिया और ये बात भी बड़ी जिम्मेदारी से ठोक कर कही कि समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ता के साथ जो है ना लगातार प्रदेश के आखिरी व्यक्ति तक संपर्क बनाए हुए है और समाजवादी विचारधारा को पहुंचाने का काम कर रही है और आगे आने वाले चुनाव में खाता खोलने की भी बात कही है। खास मुलाकात में आज मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।